वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत ख़ज़ाना और कॉर्पोरेट उमूर की वज़ारत की आइकॉनिक वीक तक़रीब का किया आगाज़। क्रेडिट लिंक सरकारी मनसूबों के लिए नेशनल पोर्टल जन समर्थ की भी हुई शुरुआत। मुस्तफ़ीदीन का बराह रास्त कर्ज दहिंदगान से रब्ता कायम करेगा ये अनोखा प्लेटफॉर्म। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश असेंबली में कानून साजों के खुसूसी मुश्तरका इजलास से किया खिताब। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िद इस खुसूसी तकरीब में सदर जमहूरिया ने कानून साजों की अहमियत पर दिया जोर। कानपुर तशद्दुद केस में अब तक 38 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। स्पेशल जांच टीम केस की कर रही है तहक़ीक़। तशद्दुद में मुलव्विस दीगर अफराद की शनाख्त का अमल जारी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर भी है पुलिस की सख्त नज़र। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के वज़राए आला ने उत्तरकाशी में बस हादसे की जगह का किया दौरा। हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात करके दी तसल्ली। एयरफोर्स के तैयारे से मध्य प्रदेश रवाना की जाएंगी महलूकीन की लाशें। वाक़े में मध्य प्रदेश के 26 लोगों की हुई है मौत। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के बयान पर भारत का शदीद रद्दअमल। बयान को नापसंदीदा और तंग नज़री पर मबनी करार देते हुए किया मुस्तरद। कहा फ़िरक़ा परस्ताना रुख ना दिखाएं OIC अफराद के बयानात नहीं करते हैं हुकूमत के मौक़िफ़ की अक्कासी। मुतनाज़ा बयानात देने वाले अफराद के खिलाफ पहले ही उठाए जा चुके हैं सख्त इक़दामात। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मग़रबी मुल्कों को वार्निंग। कहा यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल दिए तो रूस मजीद अहदाफ को बनाएगा निशाना। यूक्रेनी सदर ने महाज पर वाक़ 2 गांवों का किया दौरा। फौजियों से की मुलाकात। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। तमिलनाडु के वेट लिफ्टर टी माधवन ने लड़कों के 61 किलोग्राम वजन के जुमरे में जीता तलाई तमगा। स्नैच में 116 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया नया एशियन चैंपियनशिप रिकॉर्ड। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 5वें राउंड में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत। विश्वनाथन आनंद पॉइंट्स टेबल में अब है सरफहरिस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वज़ारत ख़ज़ाना और कॉर्पोरेट उमूर के आइकॉनिक वीक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने क्रेडिट लिंक से मुंसलिक सरकारी स्कीमों के लिए कौमी पोर्टल जन समर्थ पोर्टल का भी आगाज़ किया। इस मौके पर PM मोदी ने एक डिजिटल नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की खुसूसी सीरीज़ भी जारी की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए सिक्कों की खुसूसी सीरीज़ को मुल्क की खिदमत के लिए एक तहरीक करार दिया। आज यहाँ रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हर अहले वतन पर जोर दिया कि वो आज़ादी के अमृत दौर के दौरान कौम की तामीर और तरक्की के तय अपना खुसूसी किरदार अदा करें। हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत में आसानियों के नताइज बरामद हो रहे हैं। अब GST कलेक्शन हर माह 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज आम बात है। रिफॉर्म्स
यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशंस की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार, सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भारत से मसाइल के हल की तवक्को रखता है, क्योंकि पिछले 8 सालों में हमने आम भारतीय शहरी पर एतमाद जाहिर किया है। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर, क्रिएटिव, इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आइकॉनिक वीक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के कामों से शहरियों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। It is part of the Pradhan Mantri Ji's Seva for the common people, and this PM Seva for enabling and facilitating common citizen in order that he becomes part of the scheme of things which government extends for the common citizens. And therefore, such very targeted and making sure that the results are seen in the ground measures is where the last 2 years have given us good results. Common citizens have been attended to in every such way, whether it is his requirement for food security and also requirement for some money to be able to face the extraordinary circumstances which the Indian economy had to face. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज लखनऊ में मौजूद हैं। आज लखनऊ में असेंबली के कानून साजों का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर, कानून साज असेंबली के स्पीकर और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन भी मौजूद थे। कानून साजों की मुश्तरका मीटिंग से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश उनकी जाए पैदाइश और काम की जगह है और कुछ दिन पहले वजीर आजम का उनके गाँव का दौरा एक तारीखी लम्हा बन गया। प्रधानमंत्री जी ने मेरे गांव परौं का भ्रमण किया। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की तथा मेरे गांव में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। यह कार्यक्रम मेरे गांव के इतिहास की अविस्मरणीय घटनाओं के रूप में लोगों की स्मृति में सदैव विद्यमान रहेगा। उत्तर प्रदेश की इक्तिसादी तरक्की का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला रियासत को 1 खरब की मईशत बनाने का ख्वाब जो देख रहे हैं, उसकी काविशों से रियासत की मईशत में एक नया एतमाद बेदार हुआ है। 4 जून को कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैम्बर को संबोधित करते समय मैंने इस राज्य के उद्यमियों में एक नए उत्साह का अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्यमंत्री योगी जी का लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। और इस मौके पर सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि जमहूरियत की जड़ें उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बहुत गहरी हैं, जिसका जिक्र बाबा साहब अंबेडकर ने भी आइन में किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि भारतीय लोकतंत्र के बीच हमें पश्चिम के देशों से नहीं मिले, बल्कि उनका स्पष्ट उदाहरण भगवान बुद्ध के समय में गठित संघों की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी और श्रावस्ती में प्राचीन काल में ही वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण मौजूद थे
जिनका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में किया था। अगली खबर, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू अपने सह मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में कतर में हैं। नायब सदर जमहूरिया ने आज कतर में इंडियन बिजनेस फोरम के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि भारत और कतर के इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद नायब सदर जमहूरिया ने दोहा में नेशनल म्यूजियम का भी दौरा किया। नेशनल म्यूजियम का दौरा करने के बाद नायब सदर जमहूरिया कतर फाउंडेशन पहुंचे, जहां उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से तालीम के शोबे में फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रहा है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वजारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि वो OIC सेक्रेटरीट के बयान को नापसंदीदा और गैर संजीदा ज़हनियत के साथ यकसर मुस्तरद करती है। बयान में कहा गया है कि हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। वजारत ख़ारजा ने कहा कि अफराद की तरफ से ज़ाहिर किए गए ख़यालात किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ की अक्कास नहीं है। वजारत ने OIC से कहा कि वो फ़िरक़े वाराना मौक़िफ़ ना दिखाए और तमाम मज़ाहिब को यकसा एहतराम दे। वजारत ख़ारजा ने कहा कि मुतनाज़ा बयान देने वाले अफराद के ख़िलाफ़ पहले से ही सख्त इक़दामात किए जा चुके हैं। और भारत ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भारत की मुखालफत में किए गए ट्वीट, पैगाम और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के भारत मुखालिफ बयान पर अपने सख्त एतराज़ का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान आरिंदम बागची ने एक सख्त पैगाम में कहा कि एक ऐसी कौम में जहाँ अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुसलसल मज़ालिम हो रहे हैं, उसका दूसरे ममालिक के मामले में बात करना अजीब है। पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया अक़लियतों पर किस तरह से मुसलसल जुल्म हो रहा है। भारत सरकार तमाम मज़ाहिब का मुकम्मल एहतराम करती है। भारत में पाकिस्तान की तरह इंतहा पसंदों की पीठ नहीं थपकी जाती और ना ही उनके एजाज़ में यादगारें तामीर की जाती हैं। बेहतर है कि पाकिस्तान भारत में फ़िरक़े वाराना जज्बात को छोड़कर अपने मुल्क की अक़लियती बिरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए काम करे। अमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आज से ज़िम्बाब्वे और जमहूरिया मलावी के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा दौरे के पहले मरहले में ज़िम्बाब्वे के सदर और मुल्क के दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन बाहिमी ताउन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर ख़ारजा फ्रेडरिक शावा के साथ भी बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा 8 से 9 जून तक मलावी में सदर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुरलीधरन मलावी के वज़ीर ख़ारजा नैन्सी टेम्बू से बाहिमी मफाद और ताउन के उमूर पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस ने मजीद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब गिरफ्तार किए गए अफराद की तादाद 38 हो गई है। दूसरी जानिब तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए तश्कील दी गई खुसूसी टीम तशद्दुद में मुलविस दीगर अफराद की शनाख्त के लिए मुसलसल कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वाले अनासर पर भी नजर रखी जा रही है। मामले में 3 FIR रजिस्टर किए गए हैं। विशेष जांच दल का गठन किया गया है और सभी पक्षों की विवेचना की जा रही है। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पे जो लोग दुष्प्रचार चला रहे हैं उसके रोकथाम के लिए भी टीम का गठन किया गया और उस पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी हैंडल जो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के बंद कराए जा रहे हैं। साथ में जो घटना बेकनगंज थाने में अपराध संख्या 42, 43 और 44 दर्ज हुई थी, उसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। विशेष जांच दल अपनी जांच कर रहा है। और कानपुर में तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक SIT तश्कील दी गई है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में कहा कि पुलिस इस केस से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। कानपुर की घटना पर ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे साथ कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना जी। सर, ये पूरे मामले में अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक? देखिए, मुख्य रूप से जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, मौके से उपद्रवियों को खदेड़ा और वहीं से 18 लोगों को हमने मौके से ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो हमारा प्रथम काम था वो कि शहर के नाम अमन शांति रहे, उस चीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया और इन्हीं जो पकड़े गए थे इनसे और लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इसका जो मुख्य साजिश करता है हाशमी और उसके 3 साथी, ये लोग लखनऊ रवाना हो गए। हमने तुरंत टीम लखनऊ रवाना करी और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया
और इनको कोर्ट में पेश किया गया। जो मुख्य आरोपी है इसकी एक आपराधिक इतिहास कोई है, किस तरीके के संगठनों से जुड़ा रहा है, क्या इसका चाल चलन रहा है? देखिए, इस पे करीब 8 या 9 मुकदमे हैं और इन सभी पूर्व के मुकदमों को भी देखा जा रहा है। ये भी संज्ञान में आया है कि एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान भी ये सामने आया था। इसके साथ ही यहाँ पर जो पेट्रोल लिया गया है, जो पेट्रोल का प्रयोग किया गया है बोतलों का, इन सब चीज़ों की भी पुलिस जांच कर रही है और कुछ एसआईटी किस तरीके की गठित की है आपने, इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है? एसआईटी जो गठित की गई है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन का पर्यवेक्षण के लिए गठित की गई है, कोई स्पेशल जांच नहीं ऑर्डर की, ये असिस्ट करने के लिए। चूंकि इसकी जो विभिन्न टीमें हैं, हमने एक टीम गठित करी है एसआईटी जो कि जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उन सब की एनालिसिस कर रही है। एक दूसरी टीम है जो इसका रूटीन वर्क है, इसकी जो सर्विलांस रिलेटेड जो डेटा है, जो केस डायरियाँ कटेंगे, उसके लिए असिस्ट करने के लिए हमने 2 इन्वेस्टिगेटिंग एसआईटीज गठित की गई। तो ये थे कानपुर के पुलिस आयुक्त जो कह रहे थे कि इस मामले में जो भी सख्त दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। रामजी बाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज कानपुर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की रिहाइशगाह पर छापा मारा। ये छापे कोलकाता की एक कंपनी से मुतालिक हवालात के लेन देन के सिलसिले में मारे गए हैं। ये इक़दाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से 30 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के चंद दिन बाद सामने आया है। ईडी ने गुज़िश्ता हफ्ते पीर को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इससे कबल ईडी ने सत्येंद्र जैन के खानदान और उनसे मुतालिक कंपनियों के करोड़ों रुपए की जायदादें भी जब्त की थी। और उत्तराखंड में मध्य प्रदेश से आने वाले अकीदतमंदों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से 26 अफराद हलाक हो गए हैं। कल देर शाम यमुनोत्री धाम से वापस आने वाली ये बस दमता से 2 किलोमीटर पहले अचानक खाई में गिर गई। हादसे की इत्तला मिलते ही राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं। वाक़े का शिकार होने वाले तमाम अकीदतमंदों का ताल्लुक मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से है। हादसे की इत्तला मिलते ही मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव के कामों की निगरानी की जिम्मेदारी खुद संभाल रखी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड में बस हादसे पर अंजोगम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बस हादसे में लोगों की मौत की खबर से मैं रंजीदा हूं। महलूकीन के अहलखाना से इजहार ताज़ियत करता हूं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड में बस हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बस हादसे में मुसाफिरों की मौत की खबर अफसोसनाक है। मुतासरा खानदानों को ताज़ियत पेश करता हूं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि उत्तराखंड में पेश आया बस हादसा निहायत तकलीफदेह है। इसमें जिन अफराद ने अपने प्यारों को खोया है उनके तई मैं ताज़ियत पेश करता हूं। वज़ीर आज़म ने उत्तराखंड हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाना के लिए PMNRF की जानिब से 2-2 लाख रुपए की रकम का ऐलान किया है। हर एक जख्मी को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगली खबर वाराणसी से 2006 वाराणसी धमाका केस में गाजियाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने धमाके के अहम मुल्जिम वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। वाज़ेह रहे कि वाराणसी धमाके में 18 अफराद हलाक हुए थे। आइए सुनते इस फैसले पर सरकारी वकील राजेश शर्मा ने क्या कहा। वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के मुल्क के खिलाफ गद्दारी केस में शर्जिल इमाम की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब अदालत 10 जून को फैसला सुनाएगी। शर्जिल इमाम को 2019 में शहरियत तरमीमी बिल और NRC के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान मुबैना इश्ताल अंगेज तकारीर से मुतालिक एक केस में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की अबूरी जमानत खत्म होती है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 25 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। उन्हें इस अरसे के दौरान अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में मुताल्लिक़ा अदालतों से जमानत हासिल करनी होगी। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के मामले में इमरान खान के खिलाफ संगीन दफात के तहत दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर मगरबी मुल्कों ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम किए तो मॉस्को नए अहदाफ पर हमला करेगा। रूसी सदर ने कहा कि कीव को नए हथियार फराहम करने का मकसद तनाज़े को तूल देना है। पुतिन का ये इंतबा इस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $70 करोड़ की सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान किया है, जिसमें 4 दरमियाने फासले तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर, जेलिन एंटी टैंक हथियारों के निज़ाम, रडार और टेक्निकल गाड़ियाँ शामिल हैं। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जनूब मशरक़ी इलाके ज़पोरिज़िया में सफ़े अव्वल के फ़ौजियों से मुलाकात की। यूक्रेनी फ़ौजियों से खिताब करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने मुल्क को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अमेरिका और जनूबी कोरिया की अफवाज ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे के जवाब में 8 बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे किए। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा है कि मिसाइल लॉन्च का मकसद शुमाली कोरिया की जानिब से हमलों को फौरी और दुरुस्त जवाब देने की सलाहियत को जाहिर करना था। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक येल ने मुल्क के मेमोरियल डे पर अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत शुमाली कोरिया के बढ़ते हुए जौहरी हथियारों और मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिए बुनियादी और अमली हिफाजती सलाहियतें हासिल करेगी। और जनूब मगरबी नाइजीरिया में एक कैथोलिक चर्च में मुसल्लह हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की और धमाके किए। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। हमले में ज़ख्मी होने वाले दर्जनों अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह हमला उस वक्त किया गया जब ईसाइयों के त्यौहार पेंटिकोस्ट संडे के मौके पर अक़ीदतमंद वहाँ पर जमा थे। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे संगीन जुर्म करार दिया है। फ्रांस के वज़ीर ख़जाना ब्रूनो ले मायर ने फ्रांसीसी मईशत में तरक्की के इम्कान को जाहिर किया है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि रवा साल मईशत में मस्बत नमू मुतवक्का है। ब्रूनो ले मायर ने कहा है कि रूस यूक्रेन के बहरान ने मईशत पर नुमाया असरात मुरतब किए हैं, लेकिन मौजूदा पेशनगोई में मईशत 4% की तरक्की देख रही है, जिससे काफ़ी मस्बत तरक्की होगी। मायर ने कहा कि फ्रांस मुत्तहदा अरब इमारात से खाम तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। और खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु के वेटलिफ्टर टी माधवन ने लड़कों के 61 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। माधवन ने स्नैच में 116 किलो वजन उठाकर एशियन चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली। इतवार का दिन महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के नाम रहा। महाराष्ट्र ने योगासन में 5, वेटलिफ्टिंग में 3 और साइकिलिंग में 1 तमगे के साथ अब तक सोने के कुल 9 तमगे जीत लिए हैं और सरे फहरिस्त हैं। वहीं 6 सोने के तमगे के साथ हरियाणा दूसरे मकाम पर है, जबकि मणिपुर के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अब तक 5 सोने के तमगे जीते हैं और वो तीसरे मकाम पर काबिज हैं। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिक जुमरे के 5 राउंड में आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही विश्वनाथन आनंद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गए हैं। आनंद ने कार्लसन के खिलाफ 50 चालों में ये फतह हासिल की। आनंद के अब इस टूर्नामेंट में कुल 10 पॉइंट हैं। बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रॉड को शिकस्त देकर 14वीं बार फ्रेंच ओपन का मर्दों का सिंगल खिताब जीत लिया है। ये नडाल का रिकॉर्ड 22वां ग्रैंड स्लैम है। नडाल ने 36 साल की उम्र में ये खिताब जीता है और इसके साथ ही वो फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने फाइनल में कैस्पर रॉड को 6-3, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। नडाल अभी तक फ्रेंच ओपन के फाइनल में नहीं हारे हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। वहीं नडाल का ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। जनवरी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। ये पहला मौका है जब नडाल ने एक ही सीजन में साल के पहले 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फीफा आलमी कप 2022 क्वालिफायर प्लेऑफ के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन को वेल्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के साथ ही यूक्रेन का वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया है। वहीं वेल्स की टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल करके पहली मरतबा आलमी कप के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया है। वेल्स के कार्डिफ सिटी स्टेडियम में
देर रात तक खेले गए दिलचस्प मुकाबले में दोनों ही टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। मुकाबले में उस वक्त रुख बदल गया जब यूक्रेन की तरफ से यारमोलेंको ने अपने ही गोल पोस्ट में गोल करके वेल्स को बरतरी दिला दी। दूसरे हाफ में यूक्रेन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन वेल्स के खिलाफ गोल करने में कामयाब नहीं हो पाए और मैच 0-1 से हार गए। नाज़रीन, आखिर में हम आपको दिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों की 22,850 फीट की बुलंदी पर योगा मशक। आईटीबीपी के एहलकारों ने उत्तराखंड में माउंट अबिगामिन के करीब बर्फ से ढके इलाके में योगा की मशक करने का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।